नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर सईद अहमद के साथ हीमोफीलिया के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हीमोफीलिया का तस्करा हो रहा था और उसके इलाज की हम बात कर रहे थे, प्रिवेंशन की भी बात की हमने। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये भी मुमकिन है किसी हीमोफीलिया के पेशेंट में कि फैक्टर 8 उसको दिया जाए लेकिन वो इतना मौसर ना रहे उसके लिए? हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जिसमें हम ये कहते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फैक्टर 8 को। तो ऐसे मरीजों को हम कहते हैं कि जी इनहिबिटर्स इनमें डेवलप हो गई, यानी एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट यानी फैक्टर उनकी अपनी मदाफ़ियत फैक्टर 8 के ख़िलाफ़ काम करना फैक्टर शुरू हो गई 8। है। तो जब हम फैक्टर 8 देते रहेंगे तो उनको वो काम नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए फिर इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट रिजीम है और फिर उसको हमें फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इम्तिहान आते रहते हैं। इसी तरह के इम्तिहान मैं कहूँगा चोटें भी हैं, और आगे देखा जाए तो अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ भी हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इसी तरह से प्रेगनेंसी का मामला भी है जिसके अंदर बच्चे की डिलीवरी के बाद बेशुमार ख़वातीन इसलिए या देही इलाक़ों में इसलिए ज़िंदा नहीं रह पाती कि पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह डेवलप होता है। इसी तरह से अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्दों में भी बहुत सारी सर्जरीज़ की जाती हैं। अगर इस तरह का कोई इंतहाई अमल इन मरीज़ों में करना हो उम्र के किसी भी हिस्से में, तो किस तरह के इक़दामात ज़रूरी हो जाते हैं और क्या ये मुमकिन भी हो पाता है? बिल्कुल, जैसे हमें कोई मेजर ऑपरेशन हमें करना है जी। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी इनका जो फैक्टर 8 लेवल है वो 100% होना चाहिए तकरीबन। उसके बाद जो है फिर वो सर्जरीज़ की जाती हैं और ड्यूरिंग जो ये टाइम है ऑपरेशन का और ये सारे तकरीबन कुछ 7 से 14 दिन या इससे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यूस हमें एक हाई डोज पे फैक्टर 8 देना होता है और उसके बाद फिर हम डोज को थोड़ा सा कम करते हैं जी। ताकि ये ठीक। और इसी तरह से बेशुमार, जैसे अगर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स की बात की जाए, या वो मरीज़ जो कि कार्डियक इशूज़ का शिकार हैं, उनके अंदर बाद सर्जरी काफ़ी अर्से तक ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि खून पतला की जाती हैं। तो क्या इन मरीज़ों को ये दवाएं नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, ये दवाएं बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए खून पतला करने वाले किसी भी किस्म की, वरना ये कि इनका खून जो है वो फिर स्टॉप नहीं होगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बीमारी का आपने तस्करा किया था हीमोफीलिया के हवाले से। जैसे प्रिवेंशन के बारे में हमने बात की तो एक यही है कि तीसरे महीने में हमल के ये देखा जा सकता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है या नहीं। तो दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसी माँ जिसके घर में ऑलरेडी एक बच्चा ऐसा पैदा हो चुका हो जो कि हीमोफीलिया का शिकार हो, अगली औलाद से पहले ये सैम्पलिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या ये भी इम्कानात होते हैं कि अगली औलाद में भी ये बीमारी नज़र आ जाए? अगर ये पहला बच्चा इनका मैनेज अच्छी तरह से हो रहा है, टाइम पे सारी चीज़ें इसको बच्चे को मिल रही हैं, फैक्टर 8 और सारी ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है, तो और इनको ज़रूरत भी है एक और बच्चे की, तो इसको ये समझेंगे जी क्या ये दूसरे बच्चे को भी मैनेज इसी तरीके से कर लेंगे, तो फिर वो डिसाइड करेंगे जी हाँ ये ठीक है। अदरवाइज़ फ़ैसला फिर वो खुद करेंगे आया बच्चे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये यानी पेरेंट्स का वही तीसरे महीने में स्क्रीनिंग के ज़रिए? बिल्कुल, वो डिसीजन पेरेंट्स का है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और बीमारी का जिक्र किया था जब मैंने बात की थी खून की ज़रूरत की, जिसमें आपने तस्करा किया था थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया मेरे ख़्याल से खून से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसको प्रिवेंटेबल कहा जा सकता है काफ़ी हद तक। किस तरह से, क्योंकि आपने ज़िक्र ये किया कि हमारे यहाँ बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं जिनको कॉन्स्टेंटली खून की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आगे आने वाली नस्ल में ये बीमारी कम नज़र आए, इसके लिए किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है या किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकता है? थैलेसीमिया जो है वो प्रिवेंटेबल है क्योंकि वो उसमें ये होता है कि कैरियर होता है एक मेल एक फ़ीमेल, अगर दोनों आपस में शादी करते हैं, दो कैरियर आपस में शादी करते हैं, तो डिफेक्टिव जीन जो है माँ से और डिफेक्टिव जीन बाप से फिर ये बच्चे को मुंतकिल हो सकती है। बच्चा दोनों जीनें डिफेक्टिव होंगे जिसकी वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं बनेगा, उस बच्चे को हर 10-15 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत है। तो अगर हम शादी से पहले हम टेस्ट कर लें कि जी कैरियर तो नहीं है जी। और मतलब थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, लड़का भी और लड़की भी, तो ये प्रिवेंट हो सकती है, वो आपस में शादियाँ ना करें। दूसरा, अगर उनकी शादी हो गई है और उनको पता नहीं बाद में चला है कि जी ये भी कैरियर है और मैं भी कैरियर हूँ, तो फिर ये है कि उस वक्त जो जैसे अभी हमने बात की थी 3rd मंथ पे, तीसरे महीने 12 से 14 हफ्ते के दरमियान जो है वो CVS का टेस्ट करवा लें, कोरियानिक वेलो सैम्पलिंग, उससे ये पता चलेगा कि आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का है
या माइनर का है। माइनर है तो उसको आने दें, और मेजर है तो फिर उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासकर हीमोफीलिया के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे ये अपील करूँगा कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, और उनको उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो उसको इस तरह से रखें कि उनको चोट ना लगे। उनकी बच्चों को गाइड करें कि जी तुम्हें ये वो है, एक प्रॉब्लम है जिसको बच्चे ने खुद ही उसको मैनेज करना है। फिर ये कि जो ब्लड सेंटर्स हैं उनके पास जो ब्लड डोनर्स हैं वो उधर जाएं और वॉलंटरी ब्लड डोनेट करें, ताकि वो ब्लड से क्रायोप्रेसिपिटेट और प्लाज्मा वो एक्सट्रैक्ट करें और वो बच्चों को लगाया जा सके। एक फैक्टर जो जिसको हम कहते हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट का, और वो एक छोटा सा इंजेक्शन है, वो कुछ 6,000 रुपये का है। हर पेरेंट जो है वो 6,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में एनजीओज़ यूजुअली जो है वो काम कर रही हैं थैलेसीमिया के हवाले से या हीमोफीलिया के हवाले से, और उनके पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो 80% या 90% जिसको हम कहेंगे, तो वो अल्टीमेटली ब्लड बैंक पे बर्डन आता है, और ब्लड बैंक कहता है कि जी हमारे पास ब्लड नहीं है। तो जितने भी सेहतमंद हजरात हैं जो कि 18 से 60 साल के दरमियान है और ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो उनसे मैं अपील करूँगा कि वो इनके लिए ब्लड डोनेट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ों के हवाले से या मरीज़ों से जो बात मैं करना चाहूँगा हीमोफीलिया का जो शिकार हैं, वो ये है कि ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और इलाज पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। अगर वो इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें तो बेहतर है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो मामला देखा गया है कि ये मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या एडिक्शंस वगैरह इनमें बहुत कॉमन है, क्योंकि ये एक नाजुक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं और एक वक्त आता है कि इंसान हिम्मत हारने लगता है। मेरे ख़्याल से ये गलत इक़दाम है। अगर अपनी सोच को पॉजिटिव रखा जाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद रखी जाए और आने वाले वक्त से बेहतरी की उम्मीद रखी जाए, तो मेरे ख़्याल से ये लोग एक बेहतर और एक किसी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो तमाम तर लोगों से, वो तमाम तर लोग जो कि सेहतमंद हैं, अपनी नौजवानी में हैं और खून दे सकते हैं, वो इस चीज़ पर तवज्जो दें कि खून जब कभी मुमकिन हो सके या जिस किसी की भी इमदाद के लिए वो दे सकें, ज़रूर दें, क्योंकि ये एक तरह का सदक़ा जारिया है। अगर आपने किसी की जान बचा दी और आगे आने वाली ज़िंदगी में उसने जो भी नेकियां की, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। और बेशुमार बीमारियां, बेशुमार हादसात ऐसे होते हैं जिसके अंदर खून के बग़ैर जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि कभी भी ऐसा मौका है जिसमें आप किसी और की मदद कर सकते हों इस तरह से, तो पीछे मत हटिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके मदद करें, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता कभी आपको या आपके किसी अज़ीज़ को पर ऐसा वक्त आ जाए, तो उस वक्त भी लोग आपके आसपास मौजूद हों जो आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाहते हों। इसी तरह से मिलजुल कर हम हमारी कौम आगे बढ़ सकती हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।